नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 12वें चैप्टर परमाणु का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर के द्वितीय अभिग्रहित की डी ब्रोगली की परिकल्पना से व्याख्या। एक बार समझ लीजिए टॉपिक क्या है कि जो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है उसमें 3 परिकल्पनाएं दी गई। उसकी जो द्वितीय परिकल्पना है उसमें यह कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे हम कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की परिकल्पना भी कहते हैं और इस परिकल्पना की व्याख्या बोर के द्वारा नहीं की जा सकी, बोर मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। इसकी व्याख्या करने के लिए डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना का प्रयोग किया और इस परिकल्पना को समझाया। चलिए, अभी तो मैंने जो सब कुछ बोला बोर्ड पर भी आप लोगों के सामने रखेंगे, साथ में इस परिकल्पना को कैसे डी ब्रोगली ने प्रूफ किया वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है उसकी द्वितीय परिकल्पना है क्या। बोर मॉडल की द्वितीय परिकल्पना, बोर मॉडल की द्वितीय परिकल्पना। बोर मॉडल की द्वितीय परिकल्पना, दूसरा जो अभिग्रहित है वो क्या है। इस अभिग्रहित के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्लियर? तो देखिए, ये जो परिकल्पना है वो हमें क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जिसे हम L से लिख सकते हैं mvr के बराबर होता है, ये सदैव h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। तो h/2π का पूर्ण गुणज, यहां जो n है, ये जो n है वो 1 2 3 4 इस प्रकार से होगा, एक क्वांटम संख्या होती है। क्लियर? ये तो है बोर मॉडल की द्वितीय परिकल्पना और इस परिकल्पना को बोर के द्वारा बता दिया गया, बट ये आया कहां से फॉर्मूला, ये इसकी व्याख्या इस मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। इसको समझाने के लिए डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना का प्रयोग किया। डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है वो क्या है। डी ब्रोगली ने ये कहा कि जिस प्रकार प्रकाश तरंगी प्रकृति के साथ में कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार ही जो कण है, गतिशील द्रव्य कण है, वो कणीय प्रकृति के साथ में तरंगी प्रकृति भी प्रदर्शित करने चाहिए। क्लियर? और उनकी परिकल्पना से किसी गतिशील द्रव्य कण की जो तरंगदैर्घ्य है वो h/p के इक्वल होती है। देखिए, डी ब्रोगली की जो परिकल्पना एक बार फिर से सुन लीजिए। डी ब्रोगली ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन या बहुत कम द्रव्यमान वाले जो द्रव्य कण है वो कणीय प्रकृति के साथ में तरंगी प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं। हालांकि चाहे द्रव्यमान कोई सा ही हो, सभी जो द्रव्यमान है यदि गतिशील अवस्था में होते हैं तो वो कणीय प्रकृति के साथ साथ में तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करेंगे। बट यदि बड़े द्रव्यमान हैं तो उनमें वो जो तरंगदैर्घ्य है उसका मान बहुत छोटा होता है, उनकी तरंगदैर्घ्य प्रकाशित ही नहीं हो पाती। क्लियर? तो डी ब्रोगली की परिकल्पना से हम क्या जानते हैं। डी ब्रोगली की परिकल्पना से, डी ब्रोगली की परिकल्पना से हम ये जानते हैं कि द्रव्य कण की तरंगदैर्घ्य, द्रव्य कण की तरंगदैर्घ्य, यदि कोई कण, गतिशील कण हमारे पास में है तो उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो h/p के इक्वल होती है। h यहां पर प्लांक नियतांक है, p उस कण का संवेग है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं h/mv। यह आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, समझ लीजिए,
हमें इस परिकल्पना को प्रूफ करना है और डी ब्रोगली की परिकल्पना से करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से करना है। डी ब्रोगली ने यह कहा कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन एक अपरिगामी तरंग के भांति गति करता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि डी ब्रोगली ने यह माना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर अपरिगामी तरंग के रूप में संचरित होता है, गति करता है। और अपरिगामी तरंग के अंदर क्या होता है, संपूर्ण पथ की लंबाई तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसके कुल पथ की जो लंबाई होती है वो तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज के रूप में होगी। जैसे समझ लीजिए कि हमारे पास में ये कोई नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य है वो पूर्ण गुणज के रूप में होगी। देखो ये यहां पर 1 लैम्बडा हो गया, ये यहां पर 2 लैम्बडा हो गया। देखो यहां इस हम तो एक्चुअल में दिखाते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, बट ऐसा नहीं है। ये हमारे पास में यहां पर नाभिक है, ये क्या है, नाभिक, और इसके चारों ओर हम वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाता हुआ मानते हैं, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक अपरिगामी तरंग के रूप में चलता है। ये यहां से इसका 1 चक्कर हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। यहां पर मैंने इस डायग्राम में 4 चक्कर दिखाए हैं। कितने चक्कर दिखाए हैं इलेक्ट्रॉन के, मतलब जो तरंग दैर्ध्य है वो पूर्ण गुणज के रूप में ही होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि भाई 3.5 लैम्बडा हो या पथ की जो लंबाई हो वो 4.25 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो जो तरंग दैर्ध्य मतलब जो लैम्बडा है वो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। क्लियर। जैसे मैं एक और एग्जांपल यहां से डायग्राम के जरिए आपको समझाऊं तो यहां पर ये हमारे पास में है नाभिक, क्या है, नाभिक है, और इसमें हम इसका जो पथ है इसको इस तरीके से हमने 5 टुकड़ों में तोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाएंगे, ऐसे, इस तरीके से। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपरिगामी तरंग के रूप में संचरित होता है, जिसके पथ की लंबाई लैम्बडा के पूर्ण गुणज के रूप में होगी। तो देखिए डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या रिलेशन आ जाएगा, डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपरिगामी तरंग के रूप में, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपरिगामी तरंग के रूप में संचरित होता है, अपरिगामी तरंग के रूप में संचरित होता है। अपरिगामी तरंग के रूप में संचरित होता है, जिसके पूरे पथ की लंबाई, जैसे मान लीजिए कि स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार, हालांकि ये जो तरंग दैर्ध्य इसका आयाम बहुत कम होता है, इसके वृत्ताकार पथ की रेडियस कितनी है, r है, तो पूरे पथ की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। तो पूरे पथ की जो लंबाई है वो लैम्बडा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। ये किसी अपरिगामी तरंग के लिए हमने लिखा है। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 से हम लैम्बडा का मान उठाकर समीकरण 3 में पुट कर देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 को यदि हम किस में पुट कर दें, 3 में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 2πr बराबर n इंटू में लैम्बडा, लैम्बडा हमारे पास में है h अपॉन में mv, लैम्बडा क्या है, h अपॉन में mv। क्लियर। यहां से आप देखेंगे कि इस mv को मैं इधर ले आता हूं तो mvr बराबर nh अपॉन में 2π, और ये जो mvr है यही क्या है, l है, तो l बराबर mvr बराबर nh अपॉन में 2π, और यही क्या है,
यही क्या है? बोर की दूसरी परिकल्पना है, बोर की द्वितीय परिकल्पना है। क्लियर? बोर की द्वितीय परिकल्पना यही है। तो डी ब्रोगली की परिकल्पना की सहायता से हम बोर के द्वितीय अभिग्रहित को समझ सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। बोर के द्वारा जिस मॉडल की व्याख्या, जिस परिकल्पना की, जिस अभिग्रहित की व्याख्या नहीं की जा सकी, उसे हम डी ब्रोगली की परिकल्पना से समझ सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने जो माना कि जो पथ की लंबाई है वो लैम्बडा के पूर्ण गुणज के रूप में ही होती है। यहां पर जो n है वो है 4, यहां पर n बराबर है 5, मतलब 5 चक्कर हो रहे हैं यहां पर, ऐसे। क्लियर? तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है उसकी सहायता से बोर के द्वितीय अभिग्रहित को समझा। ये हमारे जो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है उसके 12वें चैप्टर का अंतिम वीडियो था। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो 13वें चैप्टर का पहला वीडियो होगा। नाभिक जो चैप्टर है उसका हम पहला वीडियो लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।